हरिप्रसाद जी अपनी पत्नी सरिता जी की हालत को देखकर बहुत परेशान थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। दरअसल सरिता जी को लकवा मार गया था। दोनों पति पत्नी अपने घर में अकेले रहते हैं। बेटा और बहू दोनों शहर में रहते हैं। हरिप्रसाद जी बेटे को बिना बताए पत्नी को किराए की गाड़ी कर शहर के लिए निकल पड़े। हरिप्रसाद जी कार में बैठे अपनी पत्नी का हाथ कसकर पकड़े हुए थे। सरिता तुम्हें कुछ नहीं होगा, देखो हम बेटे के घर पहुंचने वाले हैं। बेटा और बहू तुम्हारी खूब सेवा करेंगे। हरिप्रसाद जी सरिता जी को सांत्वना दे रहे थे। वहीं सरिता जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ देर बाद शहर की सड़कों पर गड़गड़ाती हुई कार बेटे विशाल के फ्लैट के बाहर रुकी। बेटे के घर आने का और पोते के मुंह को देखने का सरिता जी कब से इंतजार कर रही थी, लेकिन वह समय भी आया तो तब जब सरिता जी अपने हाथों से पोते को गोद में भी नहीं ले सकती। हरिप्रसाद जी ने बेटे को फ़ोन किया, बेटा हम बाहर खड़े हैं, मैं तेरी माँ को यहीं ले आया हूँ। इतना सुनते ही विशाल कुछ परेशान सा हो गया। पति के चेहरे को देख रश्मि बोली, क्या हुआ विशाल? अरे यार बाबूजी माँ को गाड़ी में लिए खड़े हैं बाहर और सामान भी है, नीचे जाकर देखता हूँ, कहकर विशाल नीचे चला गया। वहीं दूसरी तरफ विशाल की पत्नी का माथा ठनक गया। विशाल और हरिप्रसाद जी सरिता जी को ऊपर तक ले गए। उन्हें देखते ही रश्मि अपने कमरे में चली गई। विशाल हरिप्रसाद जी से बोला, बाबूजी अब कैसी तबीयत है माँ की? बेटा हालत कुछ ठीक नहीं है, यह तुम लोगों को बहुत याद कर रही थी, इसलिए बिना बताए चला आया। अब मुझे भी बुढ़ापा आ गया है, मेरे शरीर में भी इतनी जान नहीं है कि मैं काम कर पाऊँगा। तेरी माँ की सेवा और घर का काम दोनों ही हो जाते थे, इसलिए मैंने सोचा तुम दोनों के साथ रहेंगे तो थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। विशाल चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए बोला, हाँ कोई बात नहीं बाबूजी, आप ही का तो घर है, आप रहिए जब तक रहना है। सरिता जी को कमरे में लिटाकर उनके पति हरिप्रसाद जी उनके पास बैठ गए और बोले, सरिता कैसा लग रहा है तुम्हें? सरिता जी इशारों में बोली, ठीक हूँ। देखो सरिता अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान सब ठीक कर देगा। अब तो वैसे भी तुम अपने बेटे बहू के साथ हो। हरिप्रसाद जी मुस्कुराते हुए बोले। सरिता जी चारों तरफ देखने लगी, शायद अपने पोते को देखना चाहती थी। हरिप्रसाद जी समझ गए। 2 साल के लड्डू को लाकर सरिता जी के पास बैठा दिया। पोते को देखकर सरिता जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान छा गई। इतने दिन बाद पत्नी को खुश देखकर हरिप्रसाद जी भी खुश हो गए। धीरे धीरे हरिप्रसाद जी को बेटे के घर आए हुए कुछ महीने बीत चुके थे। वह बहू से बोले, बहू जरा अपनी सास के बालों में तेल डालकर कंघी कर दो, उसके बाल बहुत रूखे हो रहे हैं। बाबूजी मुझे तो वैसे ही घर के बहुत काम हो जाते हैं और आप माँ जी का काम बताकर और काम बढ़ा देते हैं। अभी तो मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास समय नहीं है। बहू की बातें सुनकर हरिप्रसाद जी को बहुत ही बुरा लगा, लेकिन वह कुछ नहीं बोले। वह अपने कमरे में चले गए। उन्होंने खुद ही सरिता जी के बालों में तेल डालकर कंघी कर दी। थोड़ी देर बाद खाने का समय हुआ तो रसोई में जाकर देखा तो खाना अभी बना नहीं था। हरिप्रसाद जी बहू से बोले, बहू तेरी सास को दवाई भी देनी है, अभी तुमने खाना नहीं बनाया क्या? रश्मि तमक कर बोली, बाबूजी नाश्ता तो कर लिया था आप लोगों ने, सुबह अब इतनी जल्दी खाना भी मांगने लगे? खाना बनाने में अभी समय लगेगा। बहू सुबह चाय के साथ 2 ब्रेड ही तो दिए थे। अब समय देखना, दोपहर के 1 बजने को आ रहे हैं और अभी तो खाना बना भी नहीं है, दवाई का समय भी निकल जाएगा। देखिए मैं आपकी नौकर नहीं लगी हूँ कि हर समय आपके लिए सब चीज़ रेडी रखूँगी। जब खाना बनेगा मिल जाएगा, मेरा दिमाग खराब मत करो। बहू का इस तरह का व्यवहार देखकर हरिप्रसाद जी अचंभित रह गए। बेटे की अनुपस्थिति में उन्होंने बहू को कुछ कहना ठीक नहीं समझा। अगले दिन सुबह को विशाल ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। हरिप्रसाद जी बेटे से बोले, बेटा अपनी माँ के लिए कुछ फल फ्रूट ला दिया कर, खाना समय पर नहीं बन पाता है, ऐसे में दवाई भी समय पर नहीं दी जाती। बाबूजी मेरी इतनी कमाई नहीं है कि मैं तुम्हारी दवाई के खर्चे भी उठाऊं और तुम्हारे खाने पीने के भी। परेशान कर दिया है मुझे आप लोगों ने, और अब ऑफिस जाते समय मेरा मूड और ख़राब कर दिया है। विशाल ये कैसी बातें कर रहा है तू? मेरी पेंशन आती है, वह सब घर में ही तो खर्च होती है। बाबूजी कितनी पेंशन आती है आपकी? अब आप गाँव में नहीं रहते, शहर में रहते हो शहर में, और शहर के खर्चे गांव से दुगने होते हैं, ये तो पता होगा आपको। इस फ्लैट का किराया, बिजली का बिल, जिस एसी में आप ठंडी ठंडी हवा खाते हो वह सब फ्री का नहीं है, पैसे देता हूँ इन सब चीज़ों के मैं। एक सांस में विशाल ने न जाने अपने बाबूजी को कितनी बातें सुना दी। हरिप्रसाद जी बेटे के मुंह की तरफ देखते रह गए।
थोड़ी देर तक तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया कि वह बेटे से क्या कहे। विशाल तो इतना सब सुनाकर ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन हरिप्रसाद जी के कानों में बेटे के कहे एक एक शब्द गूंज रहे थे। जिस बेटे ने आज तक अपने पिता की बात का पलटकर जवाब तक नहीं दिया था, आज उसी बेटे ने बाप को बुरी तरह जलील कर दिया। पूरा दिन यही सोच सोच कर बीत गया। शाम के समय हरिप्रसाद जी सरिता जी को सहारा देकर बाहर घुमा रहे थे। जब पत्नी को लेकर अंदर आए तो अपने कमरे में जा ही रहे थे कि बेटे बहू की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। विशाल, तुम्हारे बाबूजी तुम्हारी बीमार माँ को लेकर यहाँ आ गए। अब मैं उनकी सेवा करूँ या अपने बेटे को संभालूँ? मुझसे नहीं होगी उनकी तीमारदारी। रश्मि थोड़े ऊंचे स्वर में बोली। अरे रश्मि, क्यों खामखा अपना खून जला रही हो? आज मैंने बाबूजी को इतना कुछ सुना दिया है कि अगर उनके अंदर थोड़ी भी शर्म बाकी होगी तो वह सुबह ही यहाँ से निकल जाएंगे। अगर नहीं गए तो? रश्मि तिरछी निगाह करते हुए बोली। तो रश्मि, तुम फिर भी टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा ही लूँगा इन्हें वापस भेजने के लिए। विशाल, प्लीज़ जल्दी कुछ करो, जो कुछ करना है, वरना मैं तुम्हारे माँ बाबूजी की शक्ल देख देख कर आदी हो जाऊंगी। बहू बेटे की बातें सुनकर सरिता जी की आंखों में आंसू आ गए और वह हरिप्रसाद जी की तरफ देखने लगी। हरिप्रसाद जी सरिता जी को लेकर अपने कमरे में चले गए। सरिता, जिस बेटे के लिए तुम दिन रात तड़पती थी, देख लिया आज इस बेटे का असली रूप? आंखों में आंसू लिए सरिता जी बोली। बुढ़ापे में बूढ़े माँ बाप बच्चों पर बोझ बन जाते हैं, यह आज मुझे अच्छे से समझ आ गया है। अब हम यहाँ और नहीं रुकेंगे। सरिता जी हरिप्रसाद जी के कंधे पर सर रखते हुए बोली। अगली सुबह हरिप्रसाद जी गाड़ी का इंतजाम करने सुबह सुबह घर से निकल गए। सरिता जी बाहर हॉल में बैठी हुई थी। अब वह थोड़ा बोलने की कोशिश करती थी और थोड़ा सहारा लेकर चल फिर भी लेती थी। वह चारपाई पर बैठी हुई थी, वहीं साथ में उनका पोता भी बैठा हुआ था। रश्मि किचन में काम कर रही थी। अचानक से सरिता जी पोते को संभाल न पाई और वह चारपाई से नीचे गिर गया। यह देखकर रश्मि रसोई से दहाड़ती हुई आई और सरिता जी की तरफ आंखें निकालते हुए बोली, बुढ़िया दिखाई नहीं देता? तभी हरिप्रसाद जी भी आ गए। बहू, होश में आकर बात करो, हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं कि तुम हमें इस तरह जलील करोगी। अगर प्यार की भाषा समझ आती है तो ठीक है, वरना दूसरी भाषा भी आती है मुझे। हाँ हाँ, बहुत देखे हैं तुम जैसे, अभी हमारे टुकड़ों पर पल रहे हो तुम दोनों। बहू, अपनी हद में रहो, सरिता जी थोड़ी तुतलाती हुई जबान से बोली। विशाल भी अपने कमरे से बाहर आ गया। रश्मि बोली, ये देखो विशाल, मुंह में जुबान नहीं, फिर भी बोलने से पीछे नहीं हट रही तुम्हारी माँ। और तुम्हारे बाबूजी बुढ़ापे में भी पूरा जोश दिखा रहे हैं। ताल अपने बाबूजी का हाथ पकड़ बोला, फटाफट अपना सामान बांधिए, मैं आज ही तुम दोनों को गाँव छोड़कर आऊँगा। हरिप्रसाद जी हाथ झटकते हुए बोले, इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा, तू चिंता मत कर, हमने अपना इंतजाम कर लिया है। हम और अब यहाँ रहना भी नहीं चाहते। अभी इतना भी कमज़ोर नहीं हुआ हूँ कि तुम्हारे टुकड़ों पर पलना पड़े हमें। हरिप्रसाद जी पत्नी का हाथ पकड़ जाने लगे, फिर एकदम से मुड़ कर बोले, और हाँ, अब सारी जिंदगी अपने इस फ्लैट में ही बिताना, क्योंकि अब उस घर में और हमारे दिल में तुम्हारे लिए कभी भी जगह नहीं मिलेगी। तेरे घर बिताया एक एक दिन हमें मरते समय तक याद रहेगा, और मेरा बुढ़ापे में उठाया हुआ ये कदम तुम दोनों को जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि मैं जो अब करूँगा उसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब तक तो तुमने सिर्फ मेरा भोला भाला रूप देखा था, लेकिन अब मेरा बुरा रूप भी देखोगे। कहकर हरिप्रसाद जी पत्नी को गाड़ी में बिठा गांव चले गए। पिता की ऐसी बात सुनकर बेटा और बहू सोच में पड़ गए कि आखिर बाबूजी ऐसा क्या करने वाले हैं। हरिप्रसाद जी अपने घर पहुंच गए, जहां उन्होंने सुकून भरी सांस ली, लेकिन सरिता जी अभी भी बेटे और बहू की बातें याद कर दुखी हो रही थी। सरिता, तुम बीमार हो, ज़्यादा सोचो मत। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें किसी भी तरह की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ऐसे बेटे बहू के बारे में तो बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है जिनके अंदर माँ बाप के प्रति थोड़ा सा भी मान सम्मान न हो, अपने ही माँ बाप को बोझ समझते हो। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे खाने के लिए अभी कुछ बना कर लाता हूँ, तुम्हारी दवाई का भी समय हो गया है। सरिता जी को कुछ खिला पिलाकर दवाई देकर हरिप्रसाद जी ने सुला दिया। अगले ही दिन हरिप्रसाद जी ने न्यूज़पेपर में खबर छपवा दी। खबर ऐसी छपवाई कि जिसे पढ़ते ही विशाल के होश उड़ गए, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे ऐसा क्या पढ़ लिया आज न्यूज़पेपर में जो तुम्हारे हाथ पांव कांप रहे हैं? अरे रश्मि, ये देखो बाबूजी ने क्या कर डाला, उन्होंने मुझे मृत घोषित कर दिया है और साथ ही साथ अपने सभी अधिकारों से भी मुक्त कर दिया है। न्यूज़पेपर में साफ साफ लिखा है कि उनकी कोई औलाद नहीं है और ना ही उनकी संपत्ति पर किसी का अधिकार है। उनका जो भी कुछ है उनके मरने के बाद सब कुछ दान में चला जाएगा। यह सब सुनकर रश्मि अपने फटे हुए
मुंह पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। विशाल, अब हमारा क्या होगा? रश्मि, हमने अपने ही पैरों कुल्हाड़ी मार ली। अब हमारी औकात एक भिखारी से ज़्यादा नहीं है। सब कुछ होते हुए भी आज हमारा कुछ भी नहीं है और जिस फ्लैट में हम रह रहे हैं वह भी किराए का है। यही सोच सोच कर विशाल और रश्मि का बुरा हाल हो रहा था। विशाल और रश्मि फटाफट बिना देरी किए गांव पहुंच गए। हरिप्रसाद जी सामने ही कमरे में अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए थे। बेटे बहू को देखते ही वह कमरे से बाहर आ गए। आज जो बेटे और बहू के चेहरे पर बेचैनी थी, उस बेचैनी को देखकर आज हरिप्रसाद जी बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे। बाबूजी, यह सब क्या है? विशाल अपने बाबूजी की तरफ न्यूज़पेपर बढ़ाते हुए बोला। क्यों, पढ़ना नहीं आता तुझे? गांव में रहकर भी हमने तो तुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया था, तुझसे हिंदी भी नहीं पढ़ी जा रही। बाबूजी, आपने यह सब करने से पहले मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। विशाल रोनी सूरत लेकर बोला। हरिप्रसाद जी बेटे से नज़रें मिलाते हुए बोले, बेटे, ये तो कीमत वसूल की है मैंने तुझसे, तेरे घर में हुए अपने अपमान की। कहा था ना मैंने तुमसे कि ऐसा कदम उठाऊंगा जिंदगी भर याद रखोगे। बाबूजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, एक बार अपना फैसला बदल लीजिए। बेटा और बहू दोनों हाथ जोड़ते हुए बोले, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। जो पत्थर की लकीर मैंने खींच दी है अब उसे कोई नहीं मिटा सकता। अब हमारा तुमसे कोई संबंध नहीं है। हमने तुझसे अपने सारे अधिकार छीन लिए हैं। हम मर भी जाए तो इस घर में आकर कदम भी मत रखना। हमारी चिता को आग देने की बात तो बहुत दूर है और यह मेरा आखिरी फैसला है जिसे कोई बदल नहीं सकता। पिता के इस चौंकाने वाले कठोर फैसले को सुनकर बेटे बहू हक्के बक्के लगातार पिता के चेहरे को देखते रह गए। अब तुम्हारी भलाई इसमें ही होगी कि सीधे हाथ पांव अपने घर चले जाओ। हरिप्रसाद जी बाहर के दरवाजे की तरफ हाथ करते हुए बोले। अब क्या था, बेटा बहू अपने ही किए कर्मों पर शर्मिंदा होकर हाथ मलते हुए वहां से चले गए। हरिप्रसाद जी के कहे अनुसार दोनों के मरने के बाद उनकी जमीन और घर किसी अच्छे जगह काम में लाया गया। कुछ समय बाद विशाल की वह प्राइवेट जॉब भी छूट गई, जिसकी वजह से घर का किराया भी नहीं दे पाया और अंत में उसे सड़कों पर फकीरों की तरह आना ही पड़ा। दोस्तों, आज अगर बेटा बहू अपने माँ बाप का अपमान न करते, उनका थोड़ा बहुत सम्मान कर उनकी सेवा करते, उन्हें जलील करके घर से ना निकालते, तो शायद आज बेटे बहू को ये दिन ना देखना पड़ता। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।